हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई आकर्ष। और आज बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये स्पेशली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मोस्टली बैक टू बैक हर एक प्रीवियस ईयर में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है। प्लस ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट स्पेशली आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम स्ट्रेस स्ट्रेन क्यों पड़ा, या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो पहली चीज़ देखते हैं हम स्ट्रेस क्या होता है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर ये कोई एक मेटल का टुकड़ा है, ये कोई एक जैसे रॉड है, किसकी, मेटल की एक रॉड है। अगर आप इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे F, इधर से भी आपने फोर्स लगाई F, तो इसमें खिंचाव होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी मेटल के टुकड़े में अगर फोर्स लगाएं तो वो जरूरी तो नहीं है खिंच के बड़ा ही हो जाए, वो भी तो कुछ अपोजिशन करेगा। तो इसके अंदर के जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये उल्टा फोर्स आपस में फोर्स लगाते हैं। ऐसे इधर खींच रहे हैं तो ये ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो जो ये इंटरनल, किसी मेटल के इंटरनल साइड पे जो फोर्स डेवलप होता है उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। और एक और चीज़, जो इधर फोर्स डेवलप हो रहा है इधर, इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा लिख देते हैं स्ट्रेस, इसी को हम सिग्मा लिख देते हैं। ये होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारी ये लग रही है बाहर से, और एरिया इसकी जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है किसी भी मेटल का, तो उसको बोलते हैं हम एरिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज जानते हैं हम स्ट्रेन क्या है। अगर आपने एक सर्टेन लिमिट के बाद फोर्स और बढ़ाया तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो मेटल का टुकड़ा खिंचने लगेगा। तो जैसे आपने और फोर्स बढ़ा दिया, 2F लगा देते। अब मान लेते हैं कि आपने फोर्स 2F कर दिया, 5F कर दिया, 10F कर दिया, कितना भी कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा एलोंगेशन। जैसे पहले इसकी लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ थी L, ठीक है। तो अब इसमें इसकी लेंथ जो होगी वो इधर से कुछ ओरिजिनल एरिया से जो लेंथ होगी वो इसकी बढ़ गई होगी। अब इसकी लेंथ थोड़ी हो सकता है इतनी हो गई हो, क्योंकि हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। तो इसकी जो नई लेंथ आ गई वो मान लेते हैं L डैश है। तो पुरानी जो लेंथ थी उसमें कुछ और लेंथ बढ़ गई होगी इसकी। तो हमारी जो L डैश लेंथ है वो क्या होगी, एक्चुअली L प्लस सम डेल्टा L। डेल्टा L क्या है, कितनी लेंथ बड़ी है, तो उसको हमने किससे डिनोट किया, डेल्टा L से। तो अब हमारा इधर स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन उसको हम डिनोट करते हैं साइन एप्सिलॉन से, और इसको हम लिखते हैं स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L, या फिर चेंज लिखा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L हमारी लेंथ पहले L थी, नई लेंथ L डैश हो गई, तो चेंज कितना है डेल्टा L का, तो डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। एक बात याद रखनी है, वाइवा वगैरह में हमेशा अक्सर पूछता है 90% केस में कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है। तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ की यूनिट कट गई तो स्ट्रेन हमारा होता है यूनिट लेस। ये बात याद रखनी है। चलिए, तो ये तो दो बेसिक चीज़ हो गई। तो हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, और स्ट्रेस के साथ साथ उसमें क्या आता है, स्ट्रेन भी आता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, किसी भी चीज़ में जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन, वो कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की मदद से। ये जनरली हम डायग्राम पढ़ते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि इधर लिखा है हुक्स लॉ या हुक्स लॉ, जो भी आप पढ़ते हो। हुक्स लॉ क्या होता है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है, अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब पूरे के लिए नहीं, कुछ पॉइंट के लिए, अप टू सर्टेन लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो ये है हमारा हुक्स लॉ। ये जरूरी नहीं हमेशा फॉलो हो, जैसे इधर हुक्स लॉ इधर से इधर तक फॉलो होगा, वो हम बात करेंगे कैसे आगे की चीज़ में। तो ये आपको देख लेना है। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके अलावा एक चीज़ हम और देखने वाले हैं, जैसे आप वर्ड सुनते हैं इलास्टिक लिमिट या प्लास्टिक लिमिट, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, टफ मटेरियल। तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, स्ट्रेस, वो इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या फ़र्क है। तो मुझे थोड़ा माफ़ कीजिए, मुझे इससे अच्छा कुछ अभी मेटल अपने आसपास मिला नहीं। मान लेते हैं एक मेटल का टुकड़ा है, तो अगर मैंने अभी इस पर कुछ फोर्स लगाया, देखिए अभी मैं इस पर बहुत हल्का फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पर जैसे हाथ खींच रहा हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा।
अब मैंने इस पर थोड़ा फोर्स लगाया, देखिए ये फोर्स, तो इसमें कुछ चेंज आया इसकी लेंथ में, जो ये इधर से लेंथ है ये कुछ चेंज आया मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाना छोड़ रहा हूँ, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ ये वापस आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इलास्टिकनेस, या ये अभी क्या है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, अपनी ओरिजिनल जो लेंथ है उसमें वापस आ जा रहा है, दैट इज़ इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन अगर मैंने इस अभी तक कितना लगाया तो इलास्टिक है, अब अगर मैंने इस पर कुछ बिहेवियर बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ा दिया, तो अब ये परमानेंट वहीं चला गया, अब ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में या पुरानी उसमें शेप में नहीं आ रहा है। अब बोलेंगे हम कि अब ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है इधर, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक मतलब अब हमने इसको जैसा फोर्स लगा के छोड़ दिया, ये उसी उस पॉइंट पे रहेगा। हो सकता है अगर मैं इसमें थोड़ा और फोर्स लगाऊँ और ये अगर टूट जाए तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे ये मटेरियल टूट जाएगा उसको बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं, ब्रिटलनेस किसी चीज़ में क्या होती है। ब्रिटलनेस तो जैसे अगर ये पेन है, उस पर मैंने फोर्स लगाया था, जो पुराना ये था मटेरियल था, मेटल था, तो ये तो मुड़ गया था। लेकिन अगर मैं इस पेन पे फोर्स लगाऊंगा, देख सकते हैं आप, तो ये टूट गई इधर से, या तो जो ये टूट गई है इसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर। मतलब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं और ये आवाज़ करके टूट जाए तो वो होता है ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि हमारा कांच, सॉरी ये उतना अच्छे से नहीं टूटा, बट जैसे हमारा कांच होता है उसको हम तोड़ देते तो उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर किसी चीज़ का। चलिए डायग्राम पे आते हैं अपने। हाँ, तो अगर हम किसी भी डायग्राम के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो जब हम उस पर शुरुआत में थोड़ा फोर्स लगाते हैं रीजन ओ से ए तक, तो कोई भी मटेरियल इस रीजन में क्या फॉलो करता है, हुक्स लॉ। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब लाइन बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है या स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो ए पॉइंट तक क्या होता है, हमारा जो हुक्स लॉ है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो फॉलो होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ओ से ए होता है पॉइंट, रीजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या ए पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इस पॉइंट तक स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। लेकिन और इस चीज़ में एक चीज़ और होती है कि अगर अभी आप मटेरियल को फोर्स लगाना छोड़ रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। ए से बी के बीच अब जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर चालू होता है होना। नॉन लीनियर मतलब थोड़ा सा झुकता जा रहा है, लेकिन अभी भी इलास्टिक रीजन बरकरार है। अगर आप मटेरियल को उसमें फोर्स लगाएंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, जैसे कि स्प्रिंग। तो ए से जो हमारा बी पॉइंट है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट, मतलब अप टू पॉइंट बी अगर आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो पॉइंट बी तक फोर्स आ गई, अभी भी आप फोर्स छोड़ देंगे तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। कई बार इसको अपर यील्ड पॉइंट भी बोल दिया जाता है, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो बी रीजन तक जो हमारा, अब यहाँ तक जो ये हमारा रीजन है टोटल, हमको ये रीजन मिला, इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। हालांकि हुक्स लॉ ए पॉइंट तक ही फॉलो होगा, लेकिन इलास्टिक रीजन हमारा बी पॉइंट तक फॉलो होता है। इस रीजन को बोल दिया इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है, इलास्टिक पॉइंट लिमिट के बाद अगर आप फोर्स लगाते हैं तो अब मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। जैसे बताया था कि अभी अगर ये तो अभी वापस आ रहा है, लेकिन सर्टेन से ज़्यादा फोर्स लगाया तो अभी ये प्लास्टिक हो गया, अभी अपनी शेप में ओरिजिनल में वापस नहीं आएगा। तो सिमिलर केस इधर है कि आप बी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे इलास्टिक नेचर मटेरियल ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप उस पॉइंट पे एक बार आपने उतनी ताकत लगा ली कि मटेरियल का इलास्टिक पॉइंट ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर आप फोर्स थोड़ा कम भी करेंगे, जैसे आप फोर्स कम करते जा रहे हैं तो आप स्ट्रेस आपका कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन आपका तब भी बढ़ता जाएगा। तो और स्ट्रेन एक मतलब आपका स्ट्रेस भले ही आप कम करते जा रहे हैं तब भी आपका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको सबसे कम स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। देखिए इस पॉइंट के मुकाबले इधर जो स्ट्रेस है, इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेस है, इस पॉइंट पर इससे थोड़ा कुछ कम स्ट्रेस है, बट स्टिल इस पॉइंट पे हमारा जो प्लास्टिक नेचर है वो बरकरार है। तो ये हमारा लोएस्ट स्ट्रेस है जिस पे हमारा स्ट्रेन मेंटेन है, उसको हम बोल देते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद अच्छा हम फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट डी तक आते हैं। भाई एक मेटल की भी क्षमता होती है कि आप उस पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, मतलब आप उसको खींच रहे हैं, तो जैसे मार्कर है तो ये इसका अपोज कर रहा है अभी, लेकिन एक पॉइंट तक ही कर पाएगा, उसके बाद तो टूट जाएगा। तो मेटल जो एक अल्टीमेट ताकत लगा सकता है, मेरा अपोज कर सकता है, तो उससे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मेटल में डेवलप हो सकता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इस रीजन पे मतलब जो स्ट्रेस डेवलप हुआ इधर, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट।
देन अगर अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रेस अब नहीं हो सकता है, अगर आप इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं देन आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस कम हो रहा है एंड स्ट्रेन स्टिल बढ़ रहा है। अगर आप पॉइंट ई तक आते हैं तो एक ई ऐसा पॉइंट है कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट को बोल देते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, हमने एक चीज़ देख ली थी जो हमारा वो था इलास्टिक रीजन, ये सिर्फ पॉइंट बी तक था, तो पॉइंट बी से हमारा पॉइंट ई तक क्या होगा, ये टोटल रीजन होगा, ये रीजन इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इस पूरे रीजन में जो मटेरियल है वो क्या शो करता है, प्लास्टिक नेचर। प्लास्टिक नेचर मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिकली हमारा बस इतना ही था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कि कोई मटेरियल में जैसे हम फोर्स लगाना बिल्कुल जीरो या ओ से स्टार्ट करते हैं एंड अप टू वो ब्रेक होता है तब तक वो कैसा कैसा नेचर शो करता है, उसको हम किससे शो करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। एग्जाम में हमको इसकी थ्योरी भी लिखनी होती है। अच्छा, थ्योरी मैं आपको मुंह से बोल दे रहा हूँ एंड अगर आप चाहें तो मैं वीडियो के एंड में अच्छा बता भी दूंगा लिख के। तो थ्योरी आपको कुछ नहीं लिखनी होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि हाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेराइज कैसे बदलता है बाय व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ मेटल और मटेरियल। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन पॉइंट की डेफिनेशन। इसके अलावा आपको उसमें हमको डिस्क्राइब करना होता है, इसमें डेफिनेशन तो छोटी सी है, पॉइंट्स क्या क्या है मेन चीज़। तो आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट्स ए रीजन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ओ से ए तक क्या है पॉइंट ऑफ ओ से एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन मतलब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा फॉलो होता है। उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट बी, इसको बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट लिमिट या इलास्टिक लिमिट पॉइंट। उसका पॉइंट सी लोअर यील्ड पॉइंट या फिर लिखेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, पॉइंट ई फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब जब लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट्स तो आप इसमें ये चीज़ शो करेंगे बाकायदा। आप पहले लिखेंगे ओ ए प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, फिर इसके आगे आप पूरी लाइन में लिखेंगे कि हेयर हुक्स लॉ इज फॉलोड एंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन। देन आप पॉइंट बी में बोलेंगे टिल दिस पॉइंट इलास्टिक लिमिट इज फॉलोड, इसका मतलब आई ई द मटेरियल विल रिमेन, इफ वी रिमूव द फोर्स द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिनल शेप्स एंड साइज। इसके बाद सी पॉइंट को लिखेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, डी को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस अ मटेरियल कैन बियर, जितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है। ई को लिखेंगे फ्रैक्चर पॉइंट के आफ्टर दिस पॉइंट द मटेरियल फेल्स, द फेलियर ऑफ मटेरियल और मेटल अकर्स और फ्रैक्चर अकर्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं डिस्क्रिप्शन आपको एक लास्ट में पीपीटी में लास्ट में एक स्लाइड जोड़ दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। अभी के लिए होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये और इससे अच्छी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरटेनमेंटफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।